हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा तीसरा चैप्टर है मोशन इन ए प्लेन। हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए। एक तो हमारा क्या हो गया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया, और दूसरा हम लोग कर लिए थे यूनिट एंड मेजरमेंट के भी क्वेश्चन कर लिए थे। वेक्टर जो एक छोटा सा टॉपिक था उसको हम लोग कल कवर कर लिए थे, ठीक है। तो आज हम लोग अपना मोशन इन प्लेन का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। कॉन्सेप्ट में कुछ छोटी मोटी जो क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी अच्छे लेवल की, वो कल होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसा कि हमारा शेड्यूल बना हुआ है कि एक दिन हम लोग अगर चैप्टर बड़ा है तो एक दिन हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे, एक दिन हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगर कोई छोटा चैप्टर मिलता है तो एक ही दिन में निपटा देंगे क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट दोनों सॉल्व करके, ठीक है। तो चलो जल्दी से फटाफट सब लोग जुड़ जाओ और बताओ क्या सबको वॉइस आ रही है, क्या क्लियर क्लियर। फटाफट सबको बताना, सब लोग बताना क्या वॉइस आ रही है सबको। कमेंट करके बताना फटाफट से सब लोग, वॉइस आ रही है बताना सब लोग फटाफट से। क्या वॉइस सबको मिल रही है? चलो बहुत बढ़िया, वॉइस आ रही है सबको। चलो भाई, ठीक है ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सब लोग, फटाफट से सब लोग आ जाएं। अच्छा देखो, डाउट आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा फटाफट से आप लोग पूछते रहना इसी के साथ साथ, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो चलो मोशन इन ए प्लेन, जैसा कि हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया था, उसके बाद मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे। इसका दूसरा नाम कह सकते हैं मोशन इन 2D भी बोल सकते हैं। मोशन इन 2D भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। मोशन इन 2D, ठीक है। देखो प्लेन प्लेन एक 2 डायमेंशनल सरफेस होता है, तो इसलिए इसको मोशन इन प्लेन या मोशन इन 2D बोल सकते हैं हम लोग। इसको बोल सकते हैं कि मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। चलो अच्छा, 2 डायमेंशन का मतलब क्या होगा कि ये मोशन साथ साथ एक्स में भी होगा और वाई में भी होगा। कहने का मतलब कि एक्स और वाई एक्सिस दोनों में होगा, या फिर वाई और जेड एक्सिस में हो सकता है, या फिर एक्स और जेड एक्सिस में हो सकता है, ठीक है। तो दो एक्सिस में साथ साथ इसका मोशन चलेगा, ठीक है। चलो अच्छा, आगे चलते हैं फटाफट से। अब हम लोग अपने कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन एयर with some initial velocity at some angle with the horizontal। अच्छा, हॉरिजॉन्टल से किसी एक एंगल पर एक ऑब्जेक्ट को अगर फेंका जाता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है सम एंगल पे, एंड then allowed to move under gravity, the object moves in a curved path, such type of motion called प्रोजेक्टाइल मोशन। कहने का मतलब कि अगर इसको मान लो हमने, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया हमारा एक्स एक्सिस, वर्टिकल डायरेक्शन वाई एक्सिस हो गया। यहां से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से किसी एक एंगल पर हम लोग फेंकेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है क्या होगा, एक पैराबोला या कर्व पाथ बनाता हुआ सरफेस पर वापस आके गिरेगा, और इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो ये ऑब्जेक्ट था, मान लो एम मास का एक ऑब्जेक्ट था जिसको हमने फेंका था, इस ऑब्जेक्ट को क्या बोला गया, प्रोजेक्टाइल बोला गया। इस ऑब्जेक्ट को बोला गया प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अच्छा, इसको 2 डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं, कि एक एग्जांपल है 2 डायमेंशनल मोशन का, ठीक है। और 2 डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, और 2 डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल हो सकते हैं आपका सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है। सर्कुलर मोशन भी तो 2 डायमेंशनल का एग्जांपल होता है। देखो यहाँ से मूव करता हुआ ऐसे चल रहा है, तो अगर मान लो कि हम लोग इसको ओरिजिन मान ले 0,0 वाला, तो यहाँ से देखो ये यहाँ पर y 0 था, जैसे जैसे इधर पहुंचा यहाँ पर x भी कुछ है y भी है। तो जब दो कोऑर्डिनेट कंटिन्यू चेंज हो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में, तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को 2D मोशन कहा जाता है। क्लियर है बात। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट 0 था, ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंचा तो x कोऑर्डिनेट इतना हो गया और y कोऑर्डिनेट इतना हो गया। तो जब दो कोऑर्डिनेट किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के दौरान चेंज हो रहे हो तो उनको बोला जाता है मोशन इन 2 डायमेंशनल। क्लियर है बात सबको। चलो, द पाथ ऑफ पार्टिकल विच इज ट्राजेक्टरी इज ऑलवेज पैराबोला। कहने का मतलब इसमें लिखा हुआ है कि जो ये पाथ बना यहाँ पर, जैसे हमने ऑब्जेक्ट को फेंका तो ये जो पाथ बना, ये पाथ हमेशा क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। अच्छा देखो, एक चीज आप लोग नोटिस करना, यहाँ पर बोल रहा है कि सम एंगल, और सम एंगल क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल से सम एंगल। जैसे यहीं पे समझो कि अगर मान लो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, यहाँ से अगर हम 90 डिग्री पर फेंक दें, तो 90 डिग्री पर फेंकने के बाद क्या होगा कि ऑब्जेक्ट सीधा ऊपर जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रही है, सीधा ऊपर जाएगा और सीधा ही नीचे आ जाएगा। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं हुआ। ये जो सम एंगल है, ये सम एंगल थीटा नॉट इक्वल टू 90 होना चाहिए। थीटा नॉट इक्वल टू 90 का मतलब या तो थीटा
90 से छोटा होगा तो ऐसा पाथ बना के आएगा, और 90 से बड़ा होगा तो इस तरीके से जाएगा ऑब्जेक्ट। भाई ये वाला एंगल 90 से बड़ा होता है, ऐसा कुछ पाथ बनाता हुआ इधर आके गिरेगा, तो दोनों तरफ प्रोजेक्टाइल बन सकता है। तो एंगल जो है वो 90 नहीं होना चाहिए। 90 का एंगल होगा तो डायरेक्ट अगर आप फेंकोगे तो डायरेक्ट ऊपर गया और ऊपर से डायरेक्ट नीचे आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये वन डायमेंशनल मोशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो आगे चलते हैं। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट ओवर द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। कहने का मतलब कि जब इसको आपने फेंका, यहाँ पर देखो, यहाँ से आपने u वेलोसिटी से इसको थीटा एंगल पर फेंका, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ भी डाउनवर्ड लग रही है, यहाँ भी डाउनवर्ड लग रही है, यहाँ भी डाउनवर्ड लग रही है, और यहाँ भी डाउनवर्ड लग रही है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कांस्टेंट होती है। अब देखो एक्सीलरेशन लिखा है, एक्सीलरेशन का मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जो है क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या हो गया कि ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड ही लगती है, वो इसका डायरेक्शन कांस्टेंट कह रहा है। और इसके बाद क्या हो जाएगा कि जी की वैल्यू भी क्या होती है, जी की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। नियरली हम लोग 10 इसको यूज करते हैं कैलकुलेशन के पर्पज से, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, अदरवाइज 9.1 होती है। क्लियर है बात सबको? फटाफट से बताएंगे, सबको क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट बोला द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। देखो एयर रेजिस्टेंस भी होता है, जैसे मान लो रेजिस्टेंस का मतलब कि वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज करे। तो जैसे मान लो कि इसको ऊपर की तरफ जब फेंकोगे तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ गया तो एयर रेजिस्टेंस नीचे लग रहा था, जब ये नीचे आया तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा। लेकिन यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस जो होता है नेग्लिजिबल होता है, इसको हम लोग काउंटर नहीं करते हैं, ठीक है। द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एंड कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। भाई अर्थ भी तो रोटेट कर रही है, उसके रोटेशन की वजह से भी तो इस प्रोजेक्टाइल पर कुछ डिफरेंस आ सकता है, और कर्वेचर जो है अर्थ का उसकी वजह से भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो इनको जो है हम लोग ना तो कर्वेचर को काउंटर करते हैं, ना तो रोटेशन को काउंटर करते हैं। क्लियर है बात सबको? समझ आई बात? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि मोशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब एक हम लोग यहाँ पर फिगर बनाएंगे और उसी से हम लोग चीजें आगे लेकर के चलेंगे। एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई डायरेक्शन हो गया। एक बात बताओ, मान लो कि हमने यहाँ पर जो है एक ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका है, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ कि अगर इसका हम कंपोनेंट करेंगे तो इसका कंपोनेंट जो है यहाँ पर कितना आ जाएगा, यू कॉस थीटा तो इधर आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा यू साइन थीटा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मतलब एक्स एक्सिस। तो एक्स डायरेक्शन में अगर बात करोगे तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है कितनी है, यू कॉस थीटा है। एक बात बताओ, एक्स डायरेक्शन में जरा एक्सीलरेशन की बात करो तो कितना होगा? क्या एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन लग रही है? भाई इधर जा रहा है ऑब्जेक्ट, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं लग रही है। यहाँ पर एक्सीलरेशन लग कौन सा रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो डाउनवर्ड लगती है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगी। हॉरिजॉन्टल में तो कोई भी एक्सीलरेशन लग ही नहीं रहा, इसका मतलब ए एक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब ए एक्स 0 हो गया मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सीलरेशन 0 हो गया, तो क्या ये वाली वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी? यस, ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। अब यहाँ से जरा देखो, तो यहाँ से देखो कि मान लो कि टी टाइम में ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो हमें निकालना है। तो एक बात बताओ, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्या हम लोग ऐसे लिखते थे v इक्वल टू डी बाई टी? तो यहाँ से d इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इंटू टी हो जाएगा। तो v का मतलब कितना हो गया, u cos थीटा। तो मान लेते हैं कि टी टाइम में ये ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पहुंच गया, और इस वाली डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक हमने x बोल दिया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा इंटू टाइम कितना हमने लिया, t। तो ये हो गया आपका x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, इसको चाहो तो sx भी लिख सकते हो। क्लियर हुई बात यहाँ तक? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है उसके लिए हमें इतनी बातें करनी थी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है, चलो आगे बोल रहा है कि मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को जरा काउंटर करते हैं हम लोग। तो एक बात बताओ, ये एक्स एक्सिस और ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन काउंटर करने का मतलब क्या हुआ कि हमें वाई एक्सिस में चीजें देखनी है, ठीक है। तो एक बात बताओ, मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी से फेंका गया, तो इधर कितना आ जाएगा, यू कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ कितना आ जाएगा, यू साइन थीटा आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, वर्टिकल डायरेक्शन वाली चीजों को देखना है। तो जरा एक बात बताओ, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू आई कितनी है, यू साइन थीटा है।
जरा एक बात बताओ मुझे, एक्सीलरेशन कितना होगा, माइनस का जी होगा, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस माना तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब एक बात बताओ, मान लो कि टी टाइम बाद हमसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आप क्या लगाओगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओगे, u क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी, तो वी वाई हम लोग निकाल रहे हैं, वी वाई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, u साइन थीटा हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, अच्छा देखो ए की जगह क्या यूज करोगे, माइनस जी, और टी की जगह टाइम यूज करोगे, तो टी टाइम बाद जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी वो यू साइन थीटा माइनस जी टी होगी। कहने का मतलब कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी इसकी घटती जाएगी। जरा एक बात बताओ, एस वाई की बात कर लेते हैं। अच्छा, एस वाई की बात करोगे मतलब वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी बात करोगे तो कितना हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो बताओ एस इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यूटी मतलब यू साइन थीटा हो गया, अरे यूटी मतलब क्या हो गया, यू साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटी इनटू क्या हो गया टी, माइनस क्या लिखोगे, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो एस वाई को हम क्या बोल सकते हैं, मान लो कि एस वाई को हमने वाई बोल दिया, ठीक है, कि जो ऊपर टी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करा उसको वाई बोल दिया, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करा था उसको हमने एक्स बोल दिया, ठीक है। चलो, तो इतनी बातें हमें करनी थी। अच्छा देखो, अगर आप चाहो तो वेलोसिटी की बात हम लोग, नेट वेलोसिटी की बात थोड़ा आगे करेंगे। और यहीं पर अच्छा देख लो, छोड़ो यहीं पे देखो, आगे मिलेगा बट यहीं पे समझा दे रहे हैं कि मान लो कि आपसे पूछ लिया जाए कि टी टाइम बाद आप इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताओ, इसका वर्टिकल नहीं पूछ रहा, ना तो इसका हॉरिजॉन्टल पूछ रहा है कि इसका ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बताओ। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताओगे तो क्या लिखोगे, टी टाइम बाद वी एक्स और प्लस वी वाई लिखोगे, तो वी एक्स कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी मिलती थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली, और क्या हॉरिजॉन्टल में है, एक्स एक्सिस में है तो इसको आई कैप लिखा जा सकता है। और वी वाई टी टाइम बाद कितना हो जाएगा, वी वाई कितना है हमारे पास, यू साइन थीटा प्लस क्या लिखेगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी, और कौन से डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसको क्या लिखोगे, जे कैप लिखोगे। तो ए आ गई वी, मतलब पार्टिकल की टोटल वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम बाद। अच्छा, इस यहीं से अगर स्पीड आप निकालना चाहोगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हो जाएगी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मतलब आई वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो आई वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस जे वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। तो ये आपकी स्पीड आ गई इस पार्टिकल की आफ्टर टाइम टी। समझ आई बात, यहां तक क्लियर है सबको, चलो बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर है तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है क्या, अच्छा चलो भाई देखो, ये लाइव तो कोई देख नहीं रहा है तो सर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, बेटा देखो हमारा काम है पढ़ाना, ठीक है। अगर इससे कोई एक भी बच्चा पढ़ता है, किसी एक भी बच्चे का भला होता है तो उतना बहुत है, ठीक है। और आपका काम है, आप पढ़ो नहीं पढ़ो आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो अच्छा, आगे चलते हैं, हम लोग डेराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी का इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम लोग डेराइव करते हैं, कैसे आता है जरा समझते हैं। देखो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट आई थी कितनी आई थी, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर आया था। अच्छा एक बात बताओ, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज ट्राजेक्टरी, ट्राजेक्टरी होता है कि जो पार्टिकल को हमने यू वेलोसिटी से फेंका था कौन से पाथ को फॉलो करते हुए जा रही है, जिस पाथ को फॉलो करते हुए जाएगी उस पाथ को बोला गया ट्राजेक्टरी, और उसी पाथ का अगर हम इक्वेशन लिख लेंगे तो इसी को बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। अच्छा बताओ, ये जो ट्राजेक्टरी बन रही है वो एक्स और वाई में बन रही है, इसका मतलब कि हमें कुछ ऐसा एक्स और वाई का फंक्शन लिखना पड़ेगा जो फंक्शन इसको रिप्रेजेंट करे, इस कर्व को। अच्छा तो एक काम करो, हमने वाई यहाँ पर पढ़ा था, एक बात बताओ, हमने एक्स भी तो लिखा था, कितना लिखा था एक्स, यू कॉस थीटा इंटू टी लिखा था। यहां से जरा टी निकालने की कोशिश करोगे तो एक्स डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, यू कॉस थीटा आ जाएगा। अब इस टी की वैल्यू यहाँ पर पुट करो तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, टी की जगह लिखोगे एक्स बाई कॉस यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, यू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई
यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब जरा आगे सॉल्व करोगे तो यू से यू कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर देखो बन गया टेन थीटा, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ इंटू जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या बना, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा बन गया क्या, ये बन गया हमारा इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, ये बन गया हमारा इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। बताओ बात यहां तक समझ आई सबको, क्लियर है? तो यही इक्वेशन हमें निकालने में, जब हम 11th में होते थे तो यही इक्वेशन हमारे स्कूल में पूछा जाता था। यही निकालने में हमें लगता था पता नहीं कितनी मुश्किल बात कह रहा है, कैसे निकालेंगे पता नहीं, समझ ही नहीं आता था। ठीक है, बट बहुत ही आसान है, 2 लाइन का बस डेरिवेशन है। क्लियर है बात सबको? चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं हम लोग। आगे बोल रहा है क्या, चलो भाई, जी सर ठीक है, मैं तो पढ़ रहा हूँ। बस भाई आप पढ़ रहे हो, बस आपकी, आप पढ़ो, बाकी लोगों का क्या लेना देना है। जिनको पढ़ना होगा वो आएंगे, जो नहीं, जिनको नहीं पढ़ना है वो नहीं आएंगे। वैसे भी तो नीट का एग्जाम या जेई का एग्जाम में, नीट के एग्जाम में लगभग 22 लाख बच्चे बैठते हैं, जेई के एग्जाम में लगभग 12 से 14 लाख बच्चे बैठते हैं। तो क्या सबका सिलेक्शन थोड़ी होना है भाई, जो पढ़ेगा उसी का तो सिलेक्शन होगा। तो सबसे क्या लेना देना है, आपका काम है पढ़ना, मेरा काम है पढ़ाना। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करो, बाकी देश दुनिया को छोड़ो। तो देखो क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इन स्पेस। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल अभी हमने निकाला था, 2 स्लाइड पीछे चलो जरा, देखो कहाँ गया वेलोसिटी ऑफ, ये निकाला ना हमने यहाँ पर, देखो यही तो है स्पेस में वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की। एक आई में आया, दूसरा जे में आया, इसी का हमने कंपोनेंट मैग्नीट्यूड ले लिया तो हमारा स्पीड बन गया। यही मैंने बोला था कि आगे स्लाइड मिलेगी तो हमने वहीं पर इसको पढ़ लिया था। ठीक है, चलो तो ये हमारा वहीं पर हो गया u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का स्क्वायर। इसको हमने पहले कर दिया, इसको ओपन करोगे तो ऐसा एक इक्वेशन बन जाएगा। इसको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा tan अल्फा, किसी भी पॉइंट पर अगर मान लो कि आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, मान लो कि एक पार्टिकल को हमने यहां से फेंक दिया, ठीक है, थीटा एंगल पर। अब ये पार्टिकल ऐसा कुछ जाएगा और इधर आके गिरेगा। मान लो कि हमसे पूछ लिया कि बेटा आप यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर ये जो पार्टिकल है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, तो हमने बोला चलो मान लेते हैं अल्फा एंगल बनाएगा। ठीक है, अब इस tan अल्फा की आपको वैल्यू निकालना होगा, तो इस अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो tan अल्फा आएगा। एक बात बताओ, इसका एक कंपोनेंट करोगे तो इधर क्या आ जाएगा, सपोज मान लो वेलोसिटी यहाँ पर v रही होगी, मान लेते हैं, तो इधर आ जाएगा कितना v cos अल्फा और इधर कितना आ जाएगा v sin अल्फा आ जाएगा। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो क्या हो जाएगा वी वाई लिखते हैं, इसीलिए वाई इसलिए लिखते हैं क्योंकि इस टाइम की आपको वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी, और डिवाइड बाई वी एक्स लिखते हैं। बस किसी भी टाइम पर आपको एंगल निकालना है तो आप क्या करोगे, उस टाइम का वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर है बात सबको यहाँ तक? चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं अब हम लोग। आगे बताओ क्या बोल रहा है, टाइम ऑफ असेंड एंड टाइम ऑफ डिसेंड। अच्छा, असेंडिंग और डिसेंडिंग टाइम की बात कर रहा है, उसको हम लोग देखते हैं थोड़ा। देखो क्या कह रहा है, असेंडिंग टाइम क्या होता है, डिसेंडिंग टाइम क्या होता है, उसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। मान लो कि यहां से हमने एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर हमने फायर करा। तो एक बात बताओ, यहां से देखो जब तक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ गया, यहां मान लो कि इसका टॉप मिल गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट देखो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। आप अगर देखोगे जैसे जैसे आगे जा रहा है ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, और यहाँ के बाद ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो उसको यहाँ से बॉटम से टॉप तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको बोला टाइम ऑफ असेंड, और जो टॉप से बॉटम तक आने में टाइम लगा उसको बोला टाइम ऑफ डिसेंड बोला। ठीक है, तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अभी आगे हम लोग निकालेंगे उसको बोलेंगे टाइम ऑफ असेंड प्लस टाइम ऑफ डिसेंड। आपको पता है कि हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ा था कि जो टाइम ऑफ असेंड एंड टाइम ऑफ डिसेंड होता है वो आपस में इक्वल होता है। इसका मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो जाएगी 2 टाइम ऑफ असेंड हो जाएगी या फिर 2 टाइम ऑफ डिसेंड हो जाएगी। अब एक आपको निकालना है और उसका डबल कर देना है। तो हम लोग सबसे पहले ऊपर जाने का टाइम निकालते हैं, कितना आएगा। जरा एक बात बताओ, इसका कंपोनेंट कर लेते हैं, इधर कितना आ जाएगा u cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना आ जाएगा u sin थीटा। तो हम इसको जरा वर्टिकल डायरेक्शन में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट फेंका, इसके पास
वेलोसिटी कितनी थी, u sin थीटा है। मान लो टॉप पर यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर पहुंचेगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मान लो यहाँ तक पहुंचने में इसको टाइम लगा TA, जिसको हमने बोला टाइम ऑफ असेंड, ठीक है। तो एक बात बताओ, TA टाइम लगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहला इक्वेशन लिखोगे v इज इक्वल टू u प्लस AT लिखोगे। तो एक बात बताओ, टॉप पे वेलोसिटी 0 हो गया, 0 इक्वल टू u कितनी हो जाएगी यहाँ पर, u sin थीटा, और a की वैल्यू -g हो गई इंटू t इंटू a हो गया। तो यहाँ से देखो इस वाले टर्म को इधर लाओगे पॉजिटिव बन जाएगा, तो TA इक्वल टू कितना हो जाएगा, u sin थीटा बाई g। कितना आया, u sin थीटा बाई g। ये क्या आया, टाइम ऑफ असेंडिंग। अब आपको पता है कि टाइम ऑफ असेंडिंग और टाइम ऑफ डिसेंडिंग दोनों सेम होता है, और जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है प्रोजेक्टाइल के लिए क्या होता है, टाइम ऑफ असेंडिंग और टाइम ऑफ डिसेंडिंग होता है, ठीक है। तो इसी का 2 टाइम्स कर दो, तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, कितना 2 टाइम्स करोगे तो कितना हो जाएगा, 2u sin थीटा बाई g। अब ये फॉर्मूला आपको लर्न हो जाना चाहिए कि भाई अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को हमने फायर किया हुआ है किसी एंगल पर, तो उसके लिए जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कि जितने देर तक ऑब्जेक्ट हवा में रहेगा, उसका जो टाइम होता है 2u sin थीटा बाई g। u क्या होगा, ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी, और u इनिशियल वेलोसिटी हो गई, थीटा किस एंगल पर फायर करा गया, और g क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। चलो अच्छा आगे चलते हैं। आगे अगर अपन बात करें तो एक बात बताओ मुझे कि अगर मान लो एक प्रोजेक्टाइल को अर्थ के सरफेस पर फायर करा गया, सेम एंगल सेम वेलोसिटी से, और यही सेम एंगल सेम वेलोसिटी से मून के सरफेस पर फायर करा गया, ठीक है। तो बताओ कहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा, जरा इसको समझते हैं, कहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा। तो एक बात बताओ, जी ऑफ अर्थ जो होता है ग्रेटर देन जी ऑफ मून होता है। भाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे ज्यादा होती है, मून पे कम होता है। जरा टाइम ऑफ अर्थ लिखोगे तो कितना लिखोगे, 2u sin थीटा बाई GE लिखोगे, और मून पे लिखोगे तो क्या लिखोगे, T एट मून 2u sin थीटा बाई G एट मून लिखोगे। देखो ये वैल्यू तो सेम है, अब नीचे वाली वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कम आएगा। अरे यार देखो नीचे वाली वैल्यू ज्यादा मतलब ओवरऑल वैल्यू कम आएगी, और नीचे वाली वैल्यू कम तो ओवरऑल वैल्यू ज्यादा आएगी। तो एक बात बताओ, जीएम छोटा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून छोटा है, तो इसका मतलब इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। यहाँ पर देखो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस ज्यादा है, तो यहाँ पर जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो कम आएगा। कहाँ पर, अर्थ पे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन अर्थ इज लेस देन टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन मून। तो छोटे मोटे क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत आने चाहिए, ठीक है। कल अपन डिस्कस करेंगे तो सारे क्वेश्चन इस तरीके से मिलेंगे। चलो आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या बोला, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हमने निकाल लिया। टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से लिखते हैं, कितना होता है, 2u sin थीटा बाई जी होता है। ये हमारा काम हो गया। चलो आगे चलते हैं जरा। आगे क्या कह रहे हैं, आगे बोल रहे हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट निकालना है। चलो जरा देखते हैं यहाँ पर, ये मान लो एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अच्छा यहां से थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को हमने फायर करा। अब एक बात बताइए, ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर की तरफ जाता हुआ फिर नीचे आके गिरेगा। अच्छा जब तक असेंड करेगा, और जहां से डिसेंड करना स्टार्ट हो गया वही इसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट। तो अगर इसको हम वर्टिकल डायरेक्शन में एनालाइज करें तो u cos थीटा इधर और u sin थीटा इधर हो जाएगा। जरा वर्टिकल डायरेक्शन की अगर अपन बात करें y डायरेक्शन की, तो एक बात बताओ मुझे, y डायरेक्शन में टॉप पर, भाई वर्टिकल हाइट का मतलब कि टॉप पर अगर पहुंचेंगे हम लोग, मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम हाइट कहां पे मिलेगी, टॉप पर मिलेगी। और टॉप पर जो होगा y कंपोनेंट की जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। मतलब अगर इसको देखें तो यहां से इनिशियल वेलोसिटी हमने इसको दिया u sin थीटा, टॉप पर पहुंचा v इक्वल टू 0 हो गया, ये हो गई हमारी h max, मैक्सिमम हाइट। अब एक बात बताओ, इसको निकालना है हमें, हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास दो फॉर्मूला है, या तो आप s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओ, वहां पर t की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी जो हमने निकाला हुआ है, या फिर आप थर्ड इक्वेशन आप मोशन लगा दो, क्या, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला। तो v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू कितनी है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, भाई u साइन थीटा, इसका स्क्वायर करोगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस का 2g, और s की जगह h लिखोगे। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि g नीचे लग रहा है तो माइनस जी आएगा। यहाँ से अगर देखोगे आप तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई
2g आ जाएगी। अरे यार इसको उठा के इधर लाओगे प्लस बनेगा, 2g जाके डिवाइड मारेगा। तो इसका मतलब जो आपके पास मैक्सिमम हाइट मिली उसका फॉर्मूला जो आपको मिला वो मिला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब ये आपको याद हो जाना चाहिए। u क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी, थीटा क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा, g क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। बताओ समझ आई बात यहाँ तक, क्लियर है सबको? चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या बोल रहा, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब कि अगर मान लो कि एक ऑब्जेक्ट को हमने यहां से फायर करा और जहां जाके गिरा, इनके बीच की जो डिस्टेंस आई इसी को हमने बोला रेंज। अब यही डिस्टेंस हमें निकालनी है। अच्छा एक बात बताओ जरा, यहाँ पर हम इसका कंपोनेंट करेंगे तो इधर आ जाएगा u cos थीटा और इधर चला जाएगा u sin थीटा चला जाएगा। क्लियर है बात इतनी? एक बात बताओ, हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है तो हम ये वाली वेलोसिटी को काउंटर करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इस डायरेक्शन में ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आई, इस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट कितने टाइम के लिए चलेगा? जरा बताओ, इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट कितने टाइम के लिए चलेगा? जितने टाइम के लिए ऑब्जेक्ट एयर में रहेगा। अरे भाई ग्राउंड में आने के बाद तो सारी वेलोसिटी जीरो हो गए। इसका मतलब कितने टाइम के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है वो एयर में रहेगा? 2u साइन थीटा बाई जी। मतलब जितना टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है उतने टाइम के लिए ये जो है एयर में रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन तो है नहीं, मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी है और इतना टाइम है आपके पास। निकालना क्या है आपको? रेंज। तो आप फॉर्मूला यूज करोगे v इक्वल टू, हमने पढ़ा d बाई टी, तो यहाँ से d इक्वल टू v इंटू टी हो जाएगा। d की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? r, यहाँ पर d डिस्टेंस, r डिस्टेंस है यहाँ पर, और v की जगह क्या लिखेंगे? हमारे पास वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा। t की जगह क्या लिखेंगे? 2u साइन थीटा बाई जी लिखेंगे। जरा इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2u क्या हो जाएगा? u स्क्वायर हो जाएगा, इंटू साइन थीटा हो जाएगा, इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाई जी हो जाएगा। तो r का आपके पास जो फॉर्मूला आया 2u स्क्वायर साइन थीटा, 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई जी आया। अच्छा एक फॉर्मूला ये आ गया। दूसरा क्या आ सकता है आपके पास? देखो 2 को इधर ले जाओ तो इसको लिख सकते हैं u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? जी। ये 2 तो हम लोग थे कि रेंज हमने निकाल लिया था, अब इसका हमें स्पेशल केसेस करना था। तो इसमें स्पेशल केसेस में हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग आगे की तरफ लेकर चलेंगे। एक बात बताओ, आपको पूछेगा कि एक बात बताओ, रेंज अगर हमें मैक्सिमम करना है तो कैसे कर सकते हैं? तो एक बात बताओ, आपने अगर मान लो ये x हो गया, ये y एक्सिस हो गया, यहाँ से u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर आपने किसी भी प्रोजेक्टाइल को आपने फायर करा हुआ है, ठीक है? तो देखो u तो आपने फिक्स कर दिया, अगर फेंक दिया, आपको क्या है g वगैरह की वैल्यू सबकी फिक्स है। आप अब क्या करोगे? इस थीटा को ही इंक्रीज डिक्रीज करके जो है आप रेंज की वैल्यू मैक्सिमम कर सकते हो। तो हम इस वाली वैल्यू को काउंटर करते हैं जरा। यहाँ पर अगर आप एक बात बताओ, u स्क्वायर फिक्स है, g की वैल्यू फिक्स है। अब एक बात बताओ, साइन थीटा को ही वेरी करा सकते हो। अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए तो साइन थीटा मैक्सिमम ले लो, क्योंकि साइन थीटा ऊपर है, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए अगर साइन थीटा मैक्सिमम लोगे तो रेंज मैक्सिमम आपको मिलेगी। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी? यहाँ पर साइन थीटा की जगह क्या है? 2 थीटा, ये 1 मिलेगी। और ये कितने डिग्री की वैल्यू होती है? साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है। यहाँ से देखो 2 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। कहने का मतलब कि अगर आपको रेंज मैक्सिमम चाहिए तो आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को थीटा इक्वल टू किस पर फायर करेंगे? 45 डिग्री पर अगर आप फायर करोगे तो उस केस में क्या होगा कि आपको रेंज मैक्सिमम मिलेगी। अब जरा बताओ रेंज मैक्सिमम मिलेगी कितना? अगर ये 45 डिग्री रख दोगे तो यहाँ पर साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 डिवाइड बाई जी हो जाएगा। अच्छा साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। 1 का मल्टीप्लाई करोगे यू स्क्वायर में तो रेंज कितना मिल जाएगी आपको? यू स्क्वायर बाई जी। कौन सी रेंज होगी ये? मैक्सिमम रेंज होगी, ठीक है। अच्छा वही लिखा हुआ है कि साइन 2 थीटा साइन 90 होगा और यहाँ पर देखो क्या मिलेगा? थीटा 45 डिग्री मिलेगा और आर मैक्स की वैल्यू यू स्क्वायर बाई जी मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप आर मैक्सिमम और हाइट के बीच जो है रिलेशन बताओ, तो आर मैक्सिमम कहाँ मिलेगा? जरा एक बात बताओ मुझे, जब थीटा कितना होगा? 45 डिग्री, और 45 डिग्री पर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g की वैल्यू जरा निकालो। एच मैक्स कितना होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहाँ पर क्या रखोगे आप? यहाँ पर आप रखोगे
45 डिग्री, तो क्या बन जाएगा यू स्क्वायर, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय जी, तो कितना हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g, नहीं डिवाइड बाय 2g है ना, तो यू स्क्वायर बाई ये बन जाएगा 4g, ये हो गया 4g। अब एक बात बताओ, और आर मैक्सिमम कितना है यू स्क्वायर बाई जी है, तो एक बात बताओ, अगर हमें यू स्क्वायर बाई जी की जगह आर रख दे तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यू स्क्वायर बाई जी की जगह हम क्या रख सकते हैं आर, तो वैल्यू मिल जाएगी आर मैक्स डिवाइड बाई 4। तो ये आपको रिलेशन मिला, क्या मिला कि आर मैक्स जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 4 इंटू हाइट। ठीक है, समझ आई बात, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगल जिनका सम जो है 90 हो जाए। जैसे मान लो कि एक एंगल 45 प्लस थीटा हो गया और दूसरा एंगल 45 माइनस थीटा हो गया, तो इन दोनों को, इसको बोल दो थीटा 2 और इसको बोल देते हैं थीटा 1 जो है। ठीक है, तो इन दोनों एंगल को अगर आप ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद ये कितना आ जाएंगे, देखो 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा, प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल, तो यहाँ से देखो दोनों एंगल को ऐड करने पर हमारे पास जो वैल्यू मिल रही है वो 90 डिग्री मिल रही है। मतलब ये दोनों एंगल कितने होंगे, ये दोनों एंगल कैसे होंगे, ये दोनों एंगल जो है आपस में कितने कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो कहने का मतलब कि जब किसी प्रोजेक्टाइल को उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर फेंका जाता है तो उस केस में जो रेंज होता है वो सेम होता है। कैसे, जरा समझते हैं इसको आगे की स्लाइड में। देखो अच्छा क्वेश्चन है, यहीं पे समझ लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो कि एक हमने थीटा इक्वल टू ले लिया 30 डिग्री और एक ले लिया थीटा 60 डिग्री, दोनों पे जरा रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ पर 30 डिग्री से फायर करा यू से, और दूसरा अगर हम लोग 60 डिग्री से फायर कर दें यू से, तो यहाँ पर आर लिखोगे तो यू स्क्वायर लिखोगे, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा जी हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है ना, √3/2, तो कितना हो जाएगा √3 यू स्क्वायर बाई जी मिल जाएगा आपको। जरा यहाँ पर आओ, यहाँ पर लिखोगे रेंज तो क्या लिखोगे यू स्क्वायर, यहाँ 60 पे हमने फेंका है ना, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो यहाँ पर लिखोगे साइन 2 थीटा, 2 थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 120 डिवाइड बाई जी। अच्छा साइन 120 की वैल्यू क्या होती है, अगर आपको नहीं निकालने आता तो आप लिख सकते हो साइन 120 को क्या 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है 30 है, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो इसकी वैल्यू कितनी मिल गई आपको √3/2 मिली। तो यहाँ से देखो √3 यू स्क्वायर बाई 2g मिल जाएगा यहाँ से रेंज। तो देखो दोनों केस में रेंज जो है इक्वल है। इसका मतलब कि अगर दो प्रोजेक्टाइल को उसके कंप्लीमेंट्री एंगल पर फेंका जाए थीटा 1 एंड थीटा 2, प्रोवाइडेड दैट थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू कितना होना चाहिए 90 डिग्री, तभी ये एंगल जो है आपस में क्या कहे जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहे जाएंगे। तो उस केस में जो रेंज होगा R1 और R2 दोनों केस में इक्वल होगा। समझ आई बात, क्लियर है सबको, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ फील्ड विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड with a speed of 12 meter per second at an angle of 45 degree with the horizontal, at what distance will it hit the field again। अच्छा बोला, चलो देखते हैं। मान लो कि यहां से इस बॉल को कितने डिग्री पर फेंका गया, दिया है 45 डिग्री पर फेंका गया, कितने से 12 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है। बहुत बढ़िया, आगे जाके मान लो ये इधर कहीं हिट करती है दोबारा ग्राउंड को, तो बोल रहा है कि ये ग्राउंड को जब हिट करती है तो विथ द हिट एट व्हाट डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ से कितने डिस्टेंस पर ग्राउंड को हिट करती है, मतलब रेंज आपको निकालना है। अच्छा रेंज का फॉर्मूला आपने पढ़ा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, लेकिन आप अगर यहाँ पर देखो या तो इससे निकाल लो या तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि अगर एंगल 45 लिखा हुआ है इसका मतलब आर क्या मिलेगी यहाँ पर आपको मैक्स मिलेगी, और आर मैक्स का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है यू स्क्वायर बाई जी होता है। यू स्क्वायर का मतलब 12 इंटू 12 हो जाएगा, डिवाइड बाई जी की वैल्यू 10 हो गया, 12 बराबर हम कितना होता है 12 का 12 में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 144 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, इसका मतलब 14.4 मीटर आ जाएगा रेंज आपका। ठीक है, बताओ समझ आया नहीं आया, क्लियर है सबको, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा घबराओ मत, पढ़ाते रहो, बाद में देखूंगा, कोई बात नहीं भाई, बाद में देख लेना आप,
कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप बाद में देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस कुल मिला जुला के पढ़ाई होती रहनी चाहिए, ठीक है, चाहे बाद में देखो चाहे पहले देखो, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। बोला फाइंड द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज व्हेन द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज बोल रहा है, मतलब आर मैक्स की वैल्यू बोल रहा है। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 30 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टू डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल टू गिव अ रेंज ऑफ 45 मीटर। अच्छा ठीक है, बोल रहा है कि टेक जी इक्वल टू इतना, ठीक है। आर मैक्स बोल रहा है, आपको यू दिया है, हमें बोल रहा है कि मान लो कि ये हमने 30 मीटर पर सेकंड से फायर करा, आपको आर मैक्स निकालना है, एंगल नहीं दिया है, तो एंगल नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं। आर मैक्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, यू स्क्वायर बाई जी पढ़ा। यू की वैल्यू कितनी है 30, 30 का स्क्वायर करोगे 900 आ जाएगा, डिवाइड बाई जी की वैल्यू कितना बोल रहा है 10 लेने के लिए कितना आ जाएगा 90 मीटर। तो अगर आर मैक्स बोले तो आपको थीटा की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आर मैक्स तभी मिलेगा जब थीटा कितना होगा 45 डिग्री होगा। क्लियर है बात। अच्छा आगे बोल रहा है फाइंड टू डायरेक्शंस ऑफ प्रोजेक्शन टू गिव अ रेंज ऑफ 45 मीटर। अच्छा जब 45 मीटर अगर रेंज आपको चाहिए तो उस समय आपको थीटा की दो वैल्यू निकालना है, तो हम लिख लेते हैं कितना 45 हमें रेंज लेना है। अच्छा यू स्क्वायर बोल रहा है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी लिखते हैं हम लोग। अच्छा यू की वैल्यू कितनी लेना है, यही 30 ही लेना है। इसी वेलोसिटी से दो अलग अलग एंगल पर फेंके जाने पर जो रेंज होगा वो 45 डिग्री होगा, वही दोनों अलग अलग एंगल हमें निकालना है, ठीक है। चलो अच्छा देखते हैं जरा, एक काम करो, इस यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करो तो 45 ये डिग्री नहीं होगा ना, 45 रेंज दिया है तो 45 डायरेक्ट लिखोगे आप, डिग्री नहीं लिखोगे। 45 इज इक्वल टू यू स्क्वायर की वैल्यू 900 हो जाएगा, साइन 2 थीटा डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 10, इससे काटोगे ये हो जाएगा 45 से इसको काटोगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 आके इधर मल्टीप्लाई करेगा। तो एक बात बताओ आपको, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा यहाँ बचा साइन 2 थीटा, इधर आएगा कितना, यहाँ पर 1 बचा, 2 आके डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा 1/2। ये कितने डिग्री की वैल्यू है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये कितने डिग्री की वैल्यू है जरा बताओ फटाफट से, कितने डिग्री की वैल्यू है 30 डिग्री ना, 30 डिग्री। तो यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया यहाँ से 15 डिग्री। अब आपको पता है कि अगर थीटा 15 डिग्री होगा तो रेंज कितना आएगा 45, और एक रेंज और आ सकता है, कौन सा, अगर मान लो कि एक थीटा हम थीटा 1 मान लें, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको थीटा प्लस थीटा 1 इक्वल टू 90। थीटा पर भी और थीटा 1 दोनों पर जो है, थीटा और थीटा 1 दोनों पर ही रेंज जो है सेम मिलेगा। कब, जब थीटा और थीटा 1 90 डिग्री हो, मतलब दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो। थीटा कितना है 15 डिग्री और प्लस थीटा 1 कितना है यहाँ पर, थीटा 1 है इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से देखो थीटा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 जाके इधर माइनस करेगा तो कितना आ जाएगा 75 डिग्री। तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा कि अगर एक एंगल आपने फाइंड आउट कर लिया तो दूसरा क्या होगा 90 में से उसको माइनस कर दो, क्योंकि कंप्लीमेंट्री एंगल पर जो होता है वो हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होता है। क्लियर है बात, सबको समझ आई बात। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलो तो देखो क्या मिलेगा, बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 10 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द वर्टिकल वॉल। अच्छा कह रहा है, जरा इसका फिगर बनाते हैं यहाँ पर। मान लो कि यहाँ पर एक दीवार थी और ये दीवार की हाइट वगैरह दे रखा नहीं दे रखा है, बोल रहा है यहाँ से 10 मीटर दूर हमने जो है क्या करा कि ऑफ अ वर्टिकल वॉल अ बॉल इज थ्रोन, मतलब एक बॉल को हमने यहाँ से फेंका, ठीक है, एक बॉल को फेंका एट एन एंगल 45 डिग्री। चलो भाई बहुत बढ़िया, बोल रहा है विच इज जस्ट क्लियर द टॉप ऑफ द वॉल एंड आफ्टर वर्ड स्ट्राइक द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। कहने का मतलब यहाँ से निकलने के बाद ये इधर जब गिरती है तो दीवार से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाती है, ये हो जाती है ये 5 मीटर, ठीक है। अच्छा हमसे बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ वॉल, मतलब ये हाइट हमें निकालना है, ठीक है। अच्छा देखो ये हाइट इसकी मैक्सिमम हाइट नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम हाइट मिलती है हॉरिजॉन्टल की, सॉरी ये प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट वो कितनी मिलती, कब मिलती है, जब आपका रेंज हाफ हो, मतलब ये पूरा 15 हो गया तो 7.5 पर मैक्सिमम मिलता है, ठीक है। कैसे निकालेंगे जरा सोचते हैं इसको। हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, क्या, कौन सा इक्वेशन पढ़ा हमने, हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस
जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये पढ़ा था हमने। अच्छा देखो y का मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट पर आपको निकालना, मतलब ये देखो y कहाँ गया। अब एक बात बताओ, जो दीवार था वो दीवार की मैक्सिमम हाइट यहाँ है, ए वाला हमारा y हो गया, इसी टाइम पर x जो है a है। इसका मतलब जो x आप 10 ले रहे हो उस टाइम पर आपको y निकालना है, तो हमने इसको बोल दिया भाई y है। भाई इस समय ये पॉइंट मिला, ये क्या हो गया x कॉमा y हो गया, x की वैल्यू 10 हो गया, y की वैल्यू हमने y मान लिया, यही हमें निकालना है। तो जरा पुट करो, y की वैल्यू हमें निकालना है, x की वैल्यू हमें क्या मिला है 10, और थीटा कितना मिला 45, तो ये tan 45 कितना हो जाएगा, tan 45 tan 45 हो जाएगा 1 माइनस जी की वैल्यू 10 है इंटू एक्स कितना है हमारे पास, एक्स हमारे पास है इतना। तो एक काम करते हैं ना कि हमें यू तो दिया नहीं है, तो एक काम करो, इसको यहाँ पर एक्स पुट करो, एक्स की वैल्यू 10 है, स्क्वायर करोगे 100 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 लिखा हुआ है, यू स्क्वायर इस जी को नीचे उठा के ले आओ, तो क्या यू स्क्वायर बाई जी लिख सकते हैं हम लोग। अरे भाई यू स्क्वायर बाई जी लिख सकते हैं इसको। अब ये जी देखो ऊपर चला जाएगा, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यू स्क्वायर बाई जी आपको चाहिए, कैसे लिखोगे। एक बात बताओ, अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल 45 डिग्री पर फेंका जाता है तो इसका मतलब आर जो मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा, और ये जो मैक्सिमम आर मिलेगा वो कितना होता है, यू स्क्वायर बाई जी होता है। अरे अरे मैक्सिमम आर यू स्क्वायर बाई जी होता है फॉर्मूला। और एक बात बताओ, क्या आर आपको दे दिया है क्या, 10 + 5 कितना हो गया 15 मीटर दे दिया। अरे यार आर यही तो हुआ, जहां से फेंका गया और जहां पर लैंड करा उसके बीच की डिस्टेंस हमें दिया है 15, तो इसकी जगह हम 15 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 100 डिवाइड बाई, यहाँ से देखो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इधर बचा 15, ये कितना हो जाएगा 15 का इधर मल्टीप्लाई करोगे 150 माइनस 100 डिवाइड बाई 15 कितना हो जाएगा 50/15, कितना हो जाएगा 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, या ऐसे इसको लिख सकते हो। चलो अच्छा 50/15 आया है ना, 5 से काट दो तो 10/3 आ जाएगा, 3 1/3 आ जाएगा। देखो 3 तिरक्का 9 1 10 10/3 मीटर आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हो। बताओ समझ आया है नहीं आया, क्लियर है। देखो यहाँ से हमें यू नहीं दिया था, अब यहाँ पर अगर आप जी पुट कर देते तो यू निकालने के लिए आप फंस जाते, तो इसलिए हमने अपने आर मैक्स वाला जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था उसको हमने यूज में लिया। क्लियर है बात। चलो भाई बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है, बोल रहा है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो हमें रेंज निकालना है जब किसी भी प्रोजेक्टाइल को उसके इंक्लाइंड प्लेन पर फेंका जाता है, ठीक है। तो इंक्लाइंड प्लेन वाला हम लोग देखेंगे जरा केस, इसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने इंक्लाइंड प्लेन का पढ़ रखा होगा पहले से, आप सबने इंक्लाइंड प्लेन पहले से पढ़ रखा होगा, ठीक है। अच्छा तो उस केस में आपको क्या करना है, हमें उसी को यूज करना है। एक बात बताओ, जरा यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग और फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन हो गया, 1 मिनट, इंक्लाइंड प्लेन हमारा ए बन गया, ठीक है। अच्छा यहां से मान लो कि एक ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे फेंका गया, और जो इंक्लाइंड प्लेन है वो बीटा एंगल बना रहा है यहाँ से, ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया, वेलोसिटी हमने यू मान ली है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। इसका दो कंपोनेंट करोगे तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा कितना, यू कॉस अल्फा माइनस बीटा, और दूसरा क्या आ जाएगा इसी के परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, यू साइन अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग नॉर्मल पे लिए थे तो हमने परपेंडिकुलर वाला ही तो वेलोसिटी कंपोनेंट लिया था, तो हम क्या करेंगे, जी आपका कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड, जी के दो कंपोनेंट करेंगे। ए एंगल अगर बीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। कैसे, ये देखो बीटा ए 90 माइनस बीटा है, और ये दोनों ए लाइन और ए लाइन दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो 90 माइनस बीटा तो क्या होना चाहिए, बीटा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी कॉस बीटा, और दूसरा इधर आ जाएगा कितना, जी साइन बीटा। तो जब हम लोग परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी लिए थे नॉर्मल में, तो हमने उसको डायरेक्ट डाउनवर्ड वाला एक्सीलरेशन लिया था, उसके जस्ट अपोजिट वाला। यहाँ पर ये वेलोसिटी लेंगे तो जस्ट अपोजिट कौन सा मिल रहा है, ये वाला एक्सीलरेशन मिल रहा है, तो ये हम लोग लेंगे। अब यहाँ से हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक बात बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे तो कैसे निकाला जाए, देखो जब ये टॉप पे पहुंचेगा
तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एक बात बताओ, v इक्वल टू क्या लगाओगे, u प्लस at लगाओगे, v कितना हो जाएगा 0, u कितना है, u साइन अल्फा माइनस बीटा और u प्लस at। अच्छा एक बात बताओ, g इसका अपोज कर रहा है तो माइनस g, अच्छा g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके जस्ट अपोजिट कौन सा आ रहा है, g कॉस बीटा आ रहा है, तो हो जाएगा g कॉस बीटा इंटू टी मान लेते हैं भाई, ऊपर जाने का निकाल लेते हैं, उसी का डबल कर देंगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो यहाँ से देखो इसको उठा के इधर लाओगे तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आए क्या इधर प्लस हो जाएगा और यहाँ से मिलेगा u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई जी कॉस बीटा। ये हो गया सिर्फ असेंडिंग टाइम, मतलब ऊपर जाने का टाइम। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपको चाहिए तो 2 स्मॉल टी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू यू साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई जी कॉस बीटा हो जाएगा। ठीक है, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई जी कॉस बीटा हो जाएगा। ठीक है, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई जी कॉस बीटा हो जाएगा। अब हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब हमें ए वाली लेंथ निकालनी है। मान लो कि ये प्रोजेक्टाइल ऐसे घूमता घूमता जाके इधर आके कहीं पर गिरा, तो ये वाली रेंज आपको निकालनी है। जरा बताओ कैसे निकालेंगे, इसको इरेज करें। चलो अच्छा, अब हम रेंज निकालते हैं। हमारे पास टाइम आ गया, टाइम का फॉर्मूला इधर लिख लेते हैं, कहीं कितना आया 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई जी कॉस बीटा आ गया। ठीक है, अब जरा हम लोग चलते हैं रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, तो एक बात बताओ, इन्हें हमें निकालना है, कैसे निकाला जाए जरा बताओ एक बार। देखो इस u का अगर हम कंपोनेंट करें, इस u का इधर कंपोनेंट करें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो ये पूरा एंगल कितना है, अल्फा है, तो AC की तरफ कंपोनेंट जो हो जाएगा u cos अल्फा हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, AC की तरफ जो कंपोनेंट हुआ वो आ गया u cos अल्फा। ठीक है, अच्छा जो u cos अल्फा है, यहाँ से देखो ये पूरा एंगल अल्फा बन रहा था, तो इसका कंपोनेंट इधर आ जाएगा। कब तक इधर चलेगा, u cos अल्फा कितने टाइम तक इधर चलेगा, जितने टाइम तक पार्टिकल जो है एयर में रहेगा। इसका मतलब कि अगर हम AC निकालना चाहें तो AC कितना हो जाएगा, u cos अल्फा इंटू टी हो जाएगा। अच्छा u cos अल्फा और t की वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है कितनी, t की वैल्यू मिली है हमारे पास 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई जी कॉस बीटा मिला हुआ है। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा डिवाइड बाई जी कॉस बीटा। अभी ए AC की वैल्यू आई है, रेंज क्या होगा, रेंज तो ये होगा ना, ये होगा रेंज यहाँ से यहाँ तक ए बी। हमने क्या निकाला अभी AC। अब एक बात बताओ, इसी ट्रायंगल को यहाँ बनाते हैं इस तरीके से, ए एंगल है बीटा और ये है हमारा ए है सी, ए है बी, हमें ए बी निकालना है। तो एक बात बताओ, अगर हम कॉस बीटा लिखें तो हम बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी बाई कॉस बीटा हो जाएगा। अब बताओ मुझे कि ए बी आपको निकालना है, मतलब आपको आर निकालना है रेंज, और रेंज निकालोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए सी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा कॉस बीटा। अब ए सी कितना आया 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा डिवाइड बाई जी कॉस बीटा, और होल डिवाइड बाई क्या आएगा कॉस बीटा, तो कॉस बीटा आके ही मल्टीप्लाई करेगा और इसका बन जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल गया रेंज। समझ आई बात, रेंज भी हमने निकाल लिया, हमने निकाल लिया टाइम पीरियड भी। क्लियर है बात। अच्छा देखो, अब इसी रेंज को आगे की तरफ लेकर के चलेंगे तो रेंज हमारे पास मिला कितना 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा डिवाइड बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये मिल गया हमारे पास रेंज। ठीक है, अच्छा इसी रेंज को मैक्सिमम बनाना है, तो इसको आगे अगर सॉल्व करोगे, आगे सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 2u स्क्वायर, देखो यहाँ से 2u स्क्वायर डिवाइड बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा ब्रैकेट में साइन 2 अल्फा माइनस बीटा, ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा यहाँ से देखो एक मिनट, साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन 2 अल्फा माइनस बीटा, माइनस क्या मिल जाएगा आपको साइन
बीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो ए आपको मिल जाएगा ब्रैकेट में। अब एक बात बताओ, ये टोटल रेंज का फॉर्मूला बना। अब यहीं से आपको अगर आर मैक्स बनाना है तो एक बात बताओ, आर मैक्स कब बनेगा? देखो ए वाली वैल्यू तो फिक्स हो गई, 2u² डिवाइड बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये तो फिक्स हो गई, ये तो कहीं नहीं जानी है। अब इसको मैक्सिमम बनाना है। एक बात बताओ, अगर आपको मैक्सिमम बनाना है तो मैक्सिमम ए बन सकता है। इसको मैक्सिमम बनाओगे 1 और 1 माइनस से कुछ ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये 1 बन गया, यहां से वैल्यू आपको माइनस करना है। इसका मतलब क्या मिलेगा आपको, यहां से आर का फॉर्मूला क्या बन गया, यहां से 1 लिखोगे तो 1 माइनस साइन बीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आपको अगर एंगल पूछ ले तो एंगल क्या बताओगे आप, साइन 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, मतलब क्या हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। यहाँ से साइन साइन कैंसिल आउट हो गया। देखो ये फिजिक्स में कर सकते हो, मैथ्स में नहीं कर सकते, वहां का अलग कॉन्सेप्ट होता है। 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको इधर ले जाओगे तो 2 अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 प्लस बीटा आ जाएगा। तो यहाँ से देखो अल्फा आपका क्या मिल जाएगा, अल्फा मिलेगा, 2 जाके डिवाइड करेगा तो 45 प्लस बीटा बाई 2, अल्फा मिला 45 प्लस बीटा बाई 2। क्लियर है बात? तो इतने पर आपको मैक्सिमम रेंज मिल जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आपको मिल गया ये वाला। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? चलो बहुत बढ़िया। चलो भाई, क्लियर है सबको? फटाफट से बताएंगे सब लोग। चलो चलते हैं आगे की तरफ। आगे क्या बोल रहा है, फॉर अ गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इट कैन बी शोज दैट देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन विच आर इक्वली इंक्लाइंड टू द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेंज। कहने का मतलब क्या, जैसे वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिया था तो यहाँ पर भी अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लोगे तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो मिलेगा उसके लिए जो एंगल होगा, एंगल जो होगा वो सेम आए, सॉरी उसके लिए जो रेंज होगा, रेंज जो होगा सेम आएगा, वही यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, चलो जरा आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल अल्फा, एट एन एंगल अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। अच्छा चलो थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग, इसको बाद में करेंगे। देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है रिलेटिव वेलोसिटी। ये क्वेश्चन एक्चुअल में ना कुछ इसमें इंफॉर्मेशन गड़बड़ है, पूरा कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसको हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी पे चलते हैं हम लोग, यहाँ का हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा देखो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट ए है, वी वेलोसिटी से चल रहा है आगे की तरफ, चलो वी ए मान लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट बी है, ये वी वी वेलोसिटी से चल रहा है, तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। तो जैसे ए के रिस्पेक्ट में निकालोगे रिलेटिव वेलोसिटी तो लिखोगे वी ए बी। वी ए बी का मतलब ए की रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखोगे, ए की रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखोगे तो क्या लिखोगे, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर b की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखना है तो b आपको पहले लिखना पड़ेगा, और जो पहले लिखा जाता है उसको लिखते हैं vb, और जो बाद में लिखा जाएगा उसको माइनस करके लिखेंगे। तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी। अब जैसे मान लो कि यही आगे की तरफ a एक्सीलरेशन से चल रहा होता और ये b एक्सीलरेशन से चल रहा था, a और ab से चल रहा होता, तो उस केस में एक्सीलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b लिखते तो क्या लिखते, एक्सीलरेशन ऑफ a माइनस एक्सीलरेशन ऑफ b लिखते। अच्छा एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखते तो क्या लिखते, एक्सीलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ए लिखते। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का हुआ। जैसे मान लो कि अब आपको बोल देता कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक एस ए चला और ये जो है एस बी डिस्प्लेसमेंट चला, तो आप बताओ कि इनके डिस्प्लेसमेंट में मतलब ए का डिस्प्लेसमेंट बी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो क्या लिखोगे, एस ए माइनस एस बी लिखोगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एस बी का डिस्प्लेसमेंट ए के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो क्या लिखोगे, एस बी माइनस एस ए लिखोगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा ये सारे कॉन्सेप्ट आपको हमने कहाँ पे बताया, जब डायरेक्शन जो है सेम मानी दोनों की। अगर मान लो डायरेक्शन अपोजिट होती तो क्या लिखते, माइनस, यहाँ पर देखो माइनस तो लिखना ही था, डायरेक्शन अगर इधर होती तो इस वाले डायरेक्शन को अगर इसको प्लस माने हो तो इस वाले को माइनस मानते, तो माइनस माइनस क्या बन जाता, प्लस बन जाता। तो आपको ये डायरेक्शन जो है क्लियर होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में होगा तो ये लगाओगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। बताओ बात समझ में आई सबको, यहाँ तक क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं हम लोग। आगे चले रिलेटिव वेलोसिटी पे। अब रिवर बोट प्रॉब्लम, यहीं से हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। चलो इसको करते हैं थोड़ा सा, फिर इसमें स्पेशल केसेस देखते हैं। ठीक है, ये बताओ रिलेटिव वेलोसिटी समझ आई अच्छे से, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। देखो अब रिवर बोट प्रॉब्लम क्या है,
जैसे मान लो कि एक रिवर है, ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया रिवर है। ये मान लो कि इसमें पानी जो है आगे की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि पानी की जो वेलोसिटी है वो u है, ठीक है। पानी की वेलोसिटी यहाँ पर u दिया है, हमने मान लिया कि u है, ठीक है। अच्छा, जो रिवर है इसकी विड्थ को हमने d मान लिया, ठीक है। इसकी विड्थ को हमने d मान लिया। अब मान लो कि एक पॉइंट a है, यहाँ से कोई भी स्विमर या कोई भी बोट मान लो कि बी पॉइंट पर जाना चाह रही है, ठीक है। मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे तक बेसिकली जाना चाह रही है। तो उस केस में क्या कुछ चीजें होंगी उनको हमें समझना है। पहला केस हम लोग ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि जो है v वेलोसिटी से थीटा एंगल पर जो है ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाली, इससे थीटा एंगल पर v वेलोसिटी से नाव होगा, बोट होगा या फिर स्विमर होगा, जो भी होगा वो चलना स्टार्ट करा। अब एक बात बताओ, इसके दो कंपोनेंट होंगे, इधर क्या आ जाएगा v साइन थीटा और ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा v कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या जो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी आई, ये वेलोसिटी इस रिवर को क्रॉस करने में कोई हेल्प करेगी? भाई ये वेलोसिटी तो इसको इधर ले जाएगी ना, और रिवर को क्रॉस करने के लिए इसको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। और ऊपर की तरफ कौन सी वेलोसिटी लेकर जा रही है? ऊपर की तरफ तो लेकर जा रही है u cos थीटा वाले। तो इसका मतलब अगर आपको टाइम निकालना होगा तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और डिस्टेंस हमने d माना है। कौन सी वेलोसिटी इसको क्रॉस कराने में हेल्प कर रही है? सिर्फ u cos थीटा वाली। तो कितना हो जाएगा? u cos थीटा हो जाएगा। तो टाइम जो क्रॉस करने का आया d बाई u cos थीटा, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है, मान लो कि ये वेलोसिटी u है, सपोज मान लेते हैं कि u जो है ज्यादा है। तो एक बात बताओ, u अगर ज्यादा होगा तो रिवर की वेलोसिटी इधर और मेन की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर। तो एक बात बताओ, नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी और वो कितना आ जाएगी? u माइनस v साइन थीटा आ जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, जब तक बोट या स्विमर पानी में चलता रहेगा तब तक ये वेलोसिटी उस पर लगती रहेगी, और ये वेलोसिटी क्या करेगी? इस बोट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे की तरफ डिस्प्लेस करेगी। भाई ये मान लो बोट था, इसको क्या करेगी? आगे की तरफ ये डिस्प्लेस करेगी। अब मान लेते हैं कि यहाँ से जो चला बोट वो कहीं इधर जाके पहुंचा, ठीक है, इस जगह जाके पहुंचा, ये हो गया ये पॉइंट सी, और इसको हमने बोला एक्स। अब ये एक्स क्या होगा? ये बोट का डिस्प्लेसमेंट होगा। भाई इसको जाना सीधा चाहिए था, ये पहुंचा कहां पर? यहाँ पर पहुंचा। तो क्या इस x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं? कैसे? एक बात बताओ, हमें निकालना है, एक बात बताओ, अगर हम लोग देखें तो हमने पढ़ा था v इक्वल टू डी बाई टी। हमें निकालना है क्या? d। तो d इक्वल टू v इंटू टी हो जाएगा, और d की वैल्यू क्या है? यहाँ पर x है, और v की वैल्यू कितनी है? कौन सी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में एक्ट कर रही है? हॉरिजॉन्टल में एक्ट कर रही है u माइनस वी साइन थीटा वाला। अच्छा कितने टाइम के लिए एक्ट करेगी जरा बताओ? जितने टाइम इसको लगेगा क्रॉस करने में, इसको क्रॉस करने में टाइम लगा d बाई यू कॉस थीटा, इंटू क्या हो जाएगा? d बाई यू कॉस थीटा हो जाएगा। बताओ समझ आया? ये आ गया x की वैल्यू। इतनी रही जनरल इंफॉर्मेशन। अब इसमें दो स्पेशल केस बनते हैं, एक जब बोट या स्विमर जो है रिवर को शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करने की कोशिश करे, और दूसरा क्या बनता है? जब स्विमर या फिर बोट जो है रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ में कवर करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो दोनों केस जो है अलग अलग हम लोग लेते हैं, ठीक है। अच्छा, बोल रहा है टेंस टू क्रॉस रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, छोटे टाइम में क्रॉस करना पड़ चाहता है। तो एक बात बताओ, टी इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था? डी बाई वी कॉस थीटा, यही पढ़ा था। एक बात बताओ, टाइम छोटा हो उसके लिए क्या है कि इधर वाली नीचे वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। अब नीचे वाली वैल्यू बड़ी कितनी हो सकती है? भाई v अगर वेलोसिटी है बोट की वो तो फिक्स हो गई, तो डिपेंड किस पे करेगा? कॉस थीटा पर। और आपको पता है कि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। कब? जब थीटा इक्वल टू 0 हो। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो यहीं पर फिर से रिवर बना ले हम लोग, और यहाँ पर ये हमारी हॉरिजॉन्टल इसकी विड्थ हो गई, तो क्या है वर्टिकल लाइन ये जो बनी, इससे 0 डिग्री का एंगल, थीटा क्या था? इससे जो इधर एंगल बनाया था 0 डिग्री का मतलब कि जो वेलोसिटी है हमेशा रिवर की फ्लो की वेलोसिटी से क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। देखो भाई, वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसकी? बोट या स्विमर की। किससे? रिवर की फ्लो की वेलोसिटी से। क्लियर है?
तो रिवर फ्लो की वेलोसिटी इधर, परपेंडिकुलर वेलोसिटी इधर हो गई, ठीक है। तो थीटा कितना होना चाहिए, 0। तो मिनिमम टाइम जो आएगा या शॉर्टेस्ट टाइम आएगा वो d/v हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि अगर आपको कम टाइम में पास करना है रिवर को, तो आप एक काम करो, जितनी वेलोसिटी आप दे सकते हो सारा इसी डायरेक्शन में दो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यहाँ पर क्या हो रहा था कि एक वेलोसिटी v sin थीटा इधर आ रही थी, जो काउंटर कर रही थी किसको, ये इस डायरेक्शन में आ रही थी, किसको काउंटर कर रही थी, रिवर की वेलोसिटी को। समझ आई बात। अब जरा इस केस में देखोगे तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट x आता था कितना होता था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी मिलेगी, u, क्योंकि ये वाली पूरी वर्टिकल में है तो इधर तो कोई वेलोसिटी आई नहीं, इधर तो 0 आ जाएगा। तो ये हुआ u, और कितने टाइम के लिए, d/v के लिए, तो u इंटू d/v हो जाएगा। u क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर या वेलोसिटी ऑफ बोट है। क्लियर है बात सबको। चलो अब हम लोग चलते हैं दूसरे केस के लिए। दूसरा केस कहता है कि अगर आप शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करना चाहते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ में, तो उसके लिए जरा देखते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब कि जैसे मान लो हमने ये रिवर बना लिया, ठीक है, ये हमने रिवर जो है अपना यहाँ पर बना लिया। अब हमारे पास इसकी जो विड्थ है वो ये है, ठीक है। अच्छा, ये विड्थ जो दिया हुआ है हमें d दिया हुआ है, कह रहा है कि शॉर्टेस्ट पाथ में। पिछली बार देखो तो जब क्रॉस करते आप जा रहे थे तो इस तरीके से आगे की तरफ जा रहे थे, तो आपने जो पाथ कवर करा वो कुछ इतना पाथ कवर करा, और इस बार जो आप पाथ कवर करोगे सिर्फ पाथ आप इतना ही कवर करोगे, ठीक है। तो उस केस के लिए जरूरी है, मान लो इधर u वेलोसिटी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अपनी वेलोसिटी इधर दोगे, कितने पे, थीटा एंगल पर। क्या वेलोसिटी दोगे, v। तो v की वैल्यू इधर आ जाएगी v sin थीटा इस डायरेक्शन में, और इधर क्या आ जाएगी, v cos थीटा आएगी। अब शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ये होना चाहिए कि आपकी जो नेट वेलोसिटी है सीधा वर्टिकल आनी चाहिए, भाई इस डायरेक्शन में आनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर। उसके लिए जरूरी क्या है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी टोटल कितनी होनी चाहिए, 0। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 तभी होंगी जब ये जो फ्लो ऑफ रिवर की वेलोसिटी है और जो बोट की वेलोसिटी या स्विमर की वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहे रिवर के, ये दोनों आपस में इक्वल हो। तो कहने का मतलब कि v sin थीटा इक्वल टू u होना चाहिए, तो sin थीटा इक्वल टू u/v होना चाहिए। ये कंडीशन हो गई शॉर्टेस्ट पाथ में रिवर को क्रॉस करने के लिए। बताओ समझ आई बात यहाँ तक, क्लियर है सबको? फटाफट से सब लोग बताएंगे क्या क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग चलते हैं अपना आगे का कॉन्सेप्ट इसमें देखेंगे कि आगे हमें अभी क्या क्या चीजें करनी है इसमें, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी, रिवर, बोट प्रॉब्लम, ये सारी चीजें हमारी हो गई। अब इस पे हम लोग थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद अपना लेक्चर हमारा जो है खत्म होगा आज का, ठीक है। तो चलो भाई फटाफट से करते हैं यहाँ पर, ठीक है। बोल रहा अब पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विथ अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर, ठीक है। तो ये मान लो कि पुलिस वैन है, ठीक है, ये 30 किलोमीटर पर आवर से आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा फायर्स अ बुलेट एट अ थीफ कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विथ अ स्पीड ऑफ 190 किलोमीटर। मतलब एक चोर था जो एक गाड़ी से जा रहा था और उसका जो वैन की स्पीड थी 192 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। और बोल रहा है कि इफ द नजल स्पीड ऑफ द बुलेट, मतलब जो यहाँ से बुलेट को फायर करी गई, यहाँ से इन्होंने जो बुलेट को फायर करी गई, अगर उसकी स्पीड 150 मीटर पर सेकेंड है, तो आप बताओ कि क्या बोला है, व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट्स द थीफ कार, कि किस वेलोसिटी से ये बुलेट जो है थीफ की कार को हिट करेगा। तो सबसे पहले एक बात बताओ, इस बुलेट को फायर किया गया किससे, 150 मीटर पर सेकंड से। एक काम करते हैं, सारा किलोमीटर में, तो इसको भी हम लोग किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको अगर कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा, 30 का 18 में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 18×54 540 किलोमीटर पर आवर, 540 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, 540 किलोमीटर पर आवर से बुलेट को फायर करा गया, और जहां से फायर करा गया वो खुद कितने से चल रहा था, 30 से। तो टोटल बुलेट को वेलोसिटी कितनी लगी, 540 तो ये मिल गई और 30 ये मिल गई। तो नेट वेलोसिटी जो बुलेट को मिली वो कितनी मिली, 540 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 570 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इतनी वेलोसिटी किसको मिल गई, इतनी वेलोसिटी मिली अपनी इसको, बुलेट को, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसको किस वेलोसिटी से हिट करेगा,
तो हम बुलेट की वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। अच्छा देखो, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये भी होता है कि अगर सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इसके रिस्पेक्ट में अगर इसका देख रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी जो है अपोजिट डायरेक्शन में उसी ऑब्जेक्ट को दे दो। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब इसी ऑब्जेक्ट को दोगे तो हमें बेसिकली निकालना है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीप कार। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीप कार हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना आया, 570 आया, माइनस वेलोसिटी ऑफ थीप कार कितना आया है, 192 आया है। इनको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, इधर 16, इससे माइनस करोगे 9 तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इधर 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3। ये किस में आया, किलोमीटर पर आर में आया। अगर इसी को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 378 इंटू 5/18 कर दोगे, इससे काटोगे तो 18 दूना 36, एक बचा 18, 21 आ जाएगा, 21 का 5 में मल्टीप्लाई करे हुए तो कितना आ जाएगा, 105 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 105 मीटर पर सेकंड। तो आपका ये भी आंसर सही है और आपका ये भी आंसर सही है। अगर मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि आंसर क्या दिया हुआ है, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं जरा। बोल रहा है कि स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट अ रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मान लो कि ये रिवर थी, ठीक है, और इसमें जो है ये पानी था, ठीक है। बोल रहा है कि जो स्विमर है ये जब पानी रुका हुआ था तो उसमें किससे चल सकता है, 4 किलोमीटर पर आवर से। बोल रहा है if he swims in a river flowing at 3 किलोमीटर पर आवर, तो ये 3 किलोमीटर पर आवर से अगर रिवर भी फ्लो करने लगी तो बोल रहा है एंड कीप्स हिज डायरेक्शन रिस्पेक्ट टू कीप्स हिज डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द करंट, मतलब इसका जो डायरेक्शन है हमेशा ये रिवर फ्लो की करंट से परपेंडिकुलर रहता है। तो फाइंड हिज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो इसकी वेलोसिटी निकालना है। तो एक बात बताओ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब आप यहां से खड़े होके देखोगे तो इसके पास कितनी वेलोसिटी है, एक तो इधर की तरफ वेलोसिटी है, दूसरा जो रिवर वाटर है वो भी तो इसको इधर की तरफ ले जाएगा। भाई स्विमर पहले यहाँ रहा होगा, फिर स्विमर यहाँ पहुंचेगा, फिर स्विमर इधर पहुंचेगा और फिर स्विमर इधर पहुंचेगा। इसका मतलब स्विमर इधर भी जा रहा है और स्विमर इधर भी जा रहा है, तो नेट वेलोसिटी इसकी इधर आ जाएगी। अब इसमें कितनी वेलोसिटी एक्ट कर रही है, दो। कौन, एक तो जो एक खुद वेलोसिटी जनरेट कर रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की, दूसरा ये जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, जैसे वाटर में है तो वाटर भी तो इसको आगे की तरफ डिस्प्लेस कर रहे थे, एक वाटर की वजह से आ गए, दूसरा एक खुद लेके जा रहा है, तो एक 3 है दूसरा 4 है। आपको पता है दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका नेट इधर से आएगा और नेट कितना आ जाएगा, रूट में कितना 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट में 25, बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। बताओ समझ आई बात, क्लियर है सबको, चलो बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या दिया हुआ, बोला टू स्टैंडिंग अ पर्सन द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड एट 10 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि अगर एक भाई साहब थे वो खड़े थे सपोज यहाँ पर, तो इनको जो रेन मिल रही दिख रही थी वो रेन जो है यहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ आ रही थी, कितने से, 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। चलो भाई 10 किलोमीटर पर आवर से आ रही थी। बोल रहा है इफ द पर्सन मूव ईस्टवर्ड, मतलब ये इधर की तरफ मूव करने लगे एट 5 किलोमीटर पर आवर, तो 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव करने लगे, तो डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला यूज्ड टू प्रोटेक्ट द पर्सन अगेंस्ट रेन। तो हमें कह रहा है कि अम्ब्रेला जो आप छाता लगाओगे वो किस डायरेक्शन में लगाओगे ताकि आप पानी से बच सको, मतलब जो बारिश हो रही है उससे बच सको। तो एक बात बताओ, छाता आपको लगाना, जब भी रेनमैन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग तो हमें करना क्या होता है, यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, इसके रिस्पेक्ट में देखोगे, ये पर्सन है इसके रिस्पेक्ट में देखोगे 5 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो रेन को ये वाली वेलोसिटी कहाँ मिल जाएगी, जिधर ए जा रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में मिल जाएगा। भाई अभी बताया रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या हो रहा कि अगर मान लो दो पर्सन है ए और बी, ए के रिस्पेक्ट में बी की बतानी है तो ए की जो भी वेलोसिटी है उसको अपोजिट डायरेक्शन में बी को दे दो। तो यहाँ पर एक पर्सन है एक रेन है, पर्सन के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी पहले चाहिए और वही वेलोसिटी मिल जाए और उसी का डायरेक्शन मिल जाए तो उसी डायरेक्शन में हम क्या लगा देंगे, अम्ब्रेला, और हम बारिश से जो है बच जाएंगे, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, पर्सन के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी चाहिए तो पर्सन की वेलोसिटी जो है रेन को अपोजिट डायरेक्शन में दे दो, तो हमने दे दिया भाई। भाई पर्सन इधर जा रहा था तो रेन को अपोजिट डायरेक्शन में इधर मिल गई वेलोसिटी,
ठीक है। अच्छा, अब एक वेलोसिटी रेन को इधर 10 मिल रही है, एक इधर कितनी मिल रही है, 5 मिल रही है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, वर्टिकल अब अम्ब्रेला आप लगाओगे तो ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गया, वर्टिकल से ऐसे ही तो लगाते हैं हम लोग अम्ब्रेला, ठीक है। अगर ऐसे अम्ब्रेला लगाओगे मतलब आपको ये वाला एंगल चाहिए था थीटा, ये एंगल थीटा चाहिए था, तो हमने क्या बोला, देखो ये एंगल थीटा चाहिए था, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ से देखो एंगल थीटा था तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। अब आप बताओ क्या tan थीटा लिख सकते हो, tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, भाई जो जिस तरफ थीटा होता है वो हमारा बेस बन जाता है और उसके परपेंडिकुलर वाला परपेंडिकुलर बन जाता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बताओ कितना हो गया, 5 डिवाइड बाई बेस कितना हो गया 10, और ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो थीटा कितना हो गया, tan इनवर्स 1/2 हो गया। तो इसका मतलब वर्टिकल से tan इनवर्स 1/2 डिग्री पर जो है हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें अम्ब्रेला लगाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग भीगने से बच पाएंगे। क्लियर है बात, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखो सारे कॉन्सेप्ट हमारे कवर होते हैं। मोशन इन ए प्लेन के, मोशन इन ए प्लेन में हम प्रोजेक्टाइल वाला पोर्शन कर रहे हैं, इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का भी केस है। तो जो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड चीजें जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, एनएलएम में हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ बैंकिंग वगैरह वाला केस, फिर वर्क पावर एनर्जी में हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, कि वर्टिकल सर्कल में मोशन क्या होगा। इन सारी चीजों को मिला करके हम एक अलग से सेशन बनाएंगे, उसमें सारा वर्टिकल मोशन से रिलेटेड, सॉरी सर्कुलर मोशन से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। क्लियर है बात यहाँ से, यहाँ पर देखो आप शॉर्ट नोट्स के लिए इसको यूज कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें जो है सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है आपको एक ग्राफ के फॉर्म में या एक बुलेट पॉइंट के फॉर्म में सारा दे दिया है, ठीक है। इसमें वही सारी चीजें हैं जो हमने पीछे अभी डिस्कशन करी है। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर जो है खत्म होता है। अब कल जो है हम लोग इसका प्रैक्टिस सेशन, क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन लाएंगे जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होंगे। तब तक आप अपने कॉन्सेप्ट को जो है अच्छे से एकदम इसको क्लियर कर लीजिए, इस पे कमांड कर लीजिए, ताकि जब हम कल क्वेश्चन में आए प्रैक्टिस में तो बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी समझ आए और आप खुद भी सॉल्व कर सको, ठीक है। तो जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं कि अपने रिसोर्सेस लिमिटेड रखो, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा चीजें कर लें उसको रिवाइज ना कर पाए तो भी दिक्कत की बात है। यहाँ पर जितना कंटेंट आपको दिया जा रहा है और जितने आपके वेराइटी ऑफ क्वेश्चन कराए जाते हैं उतना मोर देन सफिशिएंट होता है। अब अगर आप इन्हीं को बहुत अच्छे से कर ले तो आपका सिलेक्शन होना पक्का है। बट ये है कि अच्छे से होना चाहिए, हमें बिलीव होना चाहिए किसी भी चीज पे, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपने आज के लेक्चर को एंड करते हैं यहाँ पर। कल हम लोग लेकर आएंगे इसका लाइव सेशन, ठीक है, प्रैक्टिस वाला। क्लियर है, चलो।